Students, today we are going to start chapter first of 12th biology, which is reproduction in organism. So let's discuss topics and subtopics of this chapter, which we are going to cover in this video. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमें रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किस तरीके से हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइफ स्पैन। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब वो जन्म लेता है उसके बाद जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती उतने के पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। तो इसमें हमें कुछ जानना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी को रिलेटेड विद देयर साइजेस। इसका क्या मतलब है कि आप किसी के साइज़ को देख के उसके लाइफ स्पैन को नहीं बता सकते कि उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये होगा, पैरट एंड क्रो। पैरट एंड क्रो का क्या है, आप अगर साइज़ को देखेंगे तो उनकी साइज़ लगभग सेम ही होती है, बट उनका लाइफ स्पैन बहुत ही डिफरेंट है। जहाँ तक क्रो की लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स, वहीं पैरट की लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स। तो सी द डिफरेंस, यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप आ रहा है इन दोनों के लाइफ स्पैन में। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड स्टूडेंट्स, और भी चीज़ आपके एनसीईआरटी बुक में दी होगी, मेंशन करी होगी, लाइक बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक बटरफ्लाई का होता है, ओके। एंड टॉर्टोइज का होता है 100 to 150 ईयर्स। तो इन सब चीज़ों पे आपको मार्क करना है। एंड कुछ खाली जगह भी होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में, तो वो सब आपको खोज के उस लाइफ स्पैन को आपको उसमें कवर करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे हमारा टॉपिक कौन सा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? Reproduction is biological process in which organism gives rise to their young ones similar to themselves. और जो young ones होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? offspring. उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है यहाँ पे offspring. ओके फ्रेंड्स, एंड मैंने आगे भी कुछ लिखा, ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी। तो ये दोनों है कि ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हाउ दे रिप्रोड्यूस, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में और क्या क्या है। रिप्रोडक्शन में 2 टर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो आगे है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग होता है, इस केस में जो हम ऑफ स्प्रिंग को देखते हैं वो जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको, वो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जिनको हम लोग क्लोन के टर्म में यूज़ करते हैं। एक टर्म यूज़ होता है क्लोन, ओके। देन उसके आगे क्या होता है कि इसमें जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और सेल डिवीज़न जो इनमें होता है, इनका खुद का जो सेल डिवाइड होता है, वही इसमें क्या होता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, फिर हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। आगे है बाइनरी फिजन एंड बडिंग। ये 2 टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे। और भी टर्म्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट इस वीडियो में हम इन 2 टर्म को ही कवर करेंगे। तो बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन में जो सेल होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, और 2 हाफ्स में डिवाइड होने के बाद दोनों ग्रो करके एक एडल्ट बनते हैं, ओके। तो ये किस में पाया जाता है? ये यूजुअली
अमीबा में और पैरामीशियम में होता है। तो इसका डायग्राम कुछ यूँ होता है, लाइक दिस इज अमीबा एंड दिस इज न्यूक्लियस। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये धीरे धीरे ग्रो होते हैं और इसके अंदर के जो न्यूक्लियस भी होते हैं वो भी धीरे धीरे ग्रो होते हैं और फिर ये दो हाफ्स में डिवाइड होके ये अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इस तरीके से अमीबा में बाइनरी फिजन होता है और ये होने के बाद पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन ही यूज़ होता है और इस तरीके से ये डिवीज़न होता है। फिर आगे है बडिंग। बडिंग किस में होता है? बडिंग जो होता है वो ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में किस तरीके से बडिंग होता है, तो इसका डायग्राम भी हम देखते हैं। ये एक इंडिविजुअल है, इसके ऊपर एक बर्ड हो जाता है, एक बर्ड की तरह बनता है और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके एक अलग से इंडिविजुअल बन जाता है और इस तरीके से ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये दो रिप्रोडक्शन के तरीके हमने पढ़ लिए, एक बाइनरी फिजन और एक बडिंग। बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में एंड पैरामीशियम में, और बडिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स में आते हैं। और आप एनसीईआरटी को भी पढ़िए, एनसीईआरटी को रिवाइज़ कीजिए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसमें भी बहुत सारे चीज़ आपको दिए हैं जो आप देख के सीख पाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा एंड जितना भी मैंने आपको कराया है उसका आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाते रहिएगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ बनते रहेगा। बायोलॉजी में नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स नोट्स बनाइएगा एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग पूरा कवर करेंगे और देखते हैं कि आगे और कौन कौन से टर्म है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है एंड अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।